बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to start the very important topic for class second year chemistry, and the topic name is base dissociation constant, and it's also called base ionization constant. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंसेप्ट समझेंगे तो हम जाके बफर सिस्टम को समझ सकेंगे, वरना इसके बगैर हमें बफर सिस्टम समझ नहीं आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर नंबर 3 है, केमिस्ट्री का नेशनल बुक फाउंडेशन की ये किताब है। इंतहाई अहम टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से पहले हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इसी टॉपिक में आपको एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का छोटा सा कंसेप्ट देके तो मैं आगे निकल जाऊं। ये याद रखिएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस्तेमाल किया या ये आप ये कह सकते हैं कि यूज किया जाता है फॉर वीक एसिड, और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, वीक बेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम जरा थोड़ी सी दो बातें लिखते हैं। आपने लिखना है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप इस तरह भी आ सकते हैं तो मैं आपको नाम बता दूंगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है या आपको ये डेफिनेशन भी दे देगा कि इसको क्या कहते हैं या दूसरा नाम क्या है, या सिंपल आपको लिखा हुआ आ सकता है जी बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो परेशान नहीं होना, बेसिकली ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ही है। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जा सकता है कि यार ये किसके लिए किया जाता है, तो आपने लिखना है इट इज डन ओनली फॉर वीक बेस। ठीक है जी, सिर्फ वीक बेस के लिए किया जाता है। और हम ये लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज एक्सप्रेस्ड। पूछा जाए क्यों किया जाता है जी, हम बेस की स्ट्रेंथ को वादे करने के लिए इज वीक, द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज एक्सप्रेस्ड एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हमें सबसे पहले दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो मेरे पास है वीक बेस और एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ये दोनों चीजें क्या हैं, इनके बारे में अगर हमें कंसेप्ट होगा तो तब ही हमें पता चलेगा कि बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट करने के पीछे मंतक क्या थी। तो दो डेफिनेशन आप अपने पास लिखिएगा। सबसे पहले आपने लिख लेना है वीक एसिड। वीक एसिड क्या चीज होती है जी, लिखिएगा an acid which doesn't completely ionize in water, which doesn't completely ionize, लिखिए मैं समझाता हूँ सर। ionize in water and not produce more प्रोटॉन H प्लस एंड आप लिख लें। हमने पढ़ा था, हमें अर्हीनियस ने बताया एसिड इज सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, हम उनको एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास वीक एसिड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एन एसिड विच डजंट कंप्लीटली आयोनाइज, जो पानी में पूरी तरह हल नहीं होता, एंड नॉट प्रोड्यूस मोर, इतनी ज्यादा अमाउंट में वो हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस करता, उसको हम वीक एसिड का नाम देते हैं। और वीक बेस की डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, लिखिएगा अपने पास बेस which doesn't completely ionize in water, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता, it doesn't completely ionize in water and not produce more hydroxide ions। अब देखिए ना, हाइड्रोजन के उसके एसिड के बारे में हमने पढ़ा था जी, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है जो आपके पास आयोनाइज हो जाता है, मतलब H प्लस प्रोटॉन डोनर होते हैं बेसिकली आपके पास, और बेस क्या है हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अब आपके पास ये दोनों डेफिनेशन हमने बताई थी, किसने, आर्हीनियस ने। और हमें ये टोटली कंसेप्ट हमें वहां पे क्लास 10th में समझाए गए थे कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है, एसिड होता क्या है अकॉर्डिंग टू लिविस, एसिड होता क्या अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू लोरे ब्रॉन्स्टेड। फिर हमने
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के कंसेप्ट समझे थे। तो अभी जाहिर सी बात है सेकंड ईयर के लेवल पे इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं आपको डे फर्स्ट से लेके चलूँ और बताऊँ फलां चीज़ है। बस सादी सी बात आपने याद रख लेनी है, जो पानी में हल तो हो लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज ना हो सके, कंप्लीटली ना टूट सके। जब वो टूटेगा नहीं, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, वीक बेस। और जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, उसको हम वीक एसिड कहेंगे। पानी में तो टूटते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर ये बात याद रखिएगा, मुकम्मल तौर पर हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देते। इट इज कॉल्ड वीक बेस। हमें यहाँ पे वीक बेस का कंसेप्ट समझ आना चाहिए था, बिकॉज द थिंग इज दैट इट इज आल्सो कॉल्ड बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और ये किया किस लिए जाता है, ये सिर्फ वीक बेस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। अब ऐसा है, मैं मिसाल के तौर पे, अब देखें आयोनाइज किसमें होना है, वाटर में। पानी का फार्मूला क्या है, पानी होता क्या है, H2O। अगर मैं इसको लिख लूं ऐसे, मेरे पास क्या है, आप A लिखें, B लिखें, C लिखें, कोई भी आप डाल सकते हैं। मैं मिला रहा हूं इसके साथ, वाटर के साथ। वाटर होता है H2O, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, वाटर को जब मैंने, सॉरी, अब बच्चे आपको पता है बेस बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जब मैंने बेस को मिलाया किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर क्या है, H2O, मैंने लिख लिया H प्लस और OH की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने B लिख लिया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, बेस को मैंने मिलाया वाटर के साथ, तो उसने क्या किया, बेस आपको पता है प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जब वो प्रोटॉन ले लेगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, BH और OH आपके पास माइनस। ऐसे ही है ना सर। जब देखें, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। ये बेस को मैंने वाटर के साथ मिलाया और आयोनाइज करना चाहा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुई। उसने किया क्या, वहां से प्रोटॉन उठाया, प्रोटॉन उठा के साइड पे होगी और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गए। ये ही बेसिकली, ज्यादा मैंने लिखा है ये बात, एंड नॉट प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्साइड आयन, ज्यादा हाइड्रोक्साइड को आयन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब ऐसा है, आपको याद हो हमने क्लास 10th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने जाते हैं, हम केसी निकालते हैं। केसी का मुझे पता है, केसी किसके इक्वल होता है, केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें, इसको आप लिख लीजिएगा BH लिख लें या H भी लिख लें, आपके पास BH, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी, OH नेगेटिव। और यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट आ जाते हैं। रिएक्टेंट आपके पास एक है B नेगेटिव और साथ आपके पास क्या है, H2O। समझ आ गई बात की। ये आपके पास इसका केसी आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से वाटर को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, केसी के साथ। तो केसी इंटू H2O विच इज इक्वल्स टू BH OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन अवर B नेगेटिव। ठीक हो गया। जो आपने यहाँ पे बेस ली थी, जिसको आपने मल्टीप्लाई करवाया था, जिसको सॉरी आपने रिएक्ट करवाया था, जिसको आपने रिएक्ट करवाया था वाटर के साथ, उसने वहां से प्रोटॉन उठाया, साइड पे हो गया, और फिर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन निकल गए थे। मैंने क्या किया, मैंने इसका केसी निकाला, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मैंने कहा केसी का फॉर्मूला तो मुझे पता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट मेरे पास मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख ली है, और साथ जो मेरे पास प्रोडक्ट में, जो मेरे पास रिएक्टेंट में वाटर था, उसको जाके मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसके बाद, अब ऐसा है, इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो आपको केसी और वाटर मिला हुआ नजर आ रहा है, दोनों कांस्टेंट हैं। हम इसको क्या कर देंगे, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट बना देंगे, जिसका नाम है Kb। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Kb इज इक्वल्स टू BH OH नेगेटिव, और साथ आपके पास B नेगेटिव आ जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता, तो तब हम, जब हमने एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा,
तो यहाँ पे इसको हमने वहां पे के ए का नाम दे दिया था। अब यहाँ पे बेसिकली हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको हम के बी का नाम दे देंगे। एंड के बी इज कॉल्ड, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, के बी इज बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लीजिए, आयोनाइजेशन लिख लें, थोड़ा सा डिसोसिएशन मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा। Kb इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो आपके पास स्ट्रेंथ किसी भी बेस की होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसकी? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। आई विल ट्राई कि लेक्चर जल्दी कंप्लीट करूं, बिकॉज बार बार तब ये टाइम देख रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Kb। अब इसकी इतनी कम वैल्यू है, इतनी कम वैल्यू होती है कि बेसिकली वो वैल्यू नेगेटिव में होती है। मतलब वीक एसिड की जो वीक बेस की जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आती है, वो बेसिकली इतनी छोटी है कि वो नेगेटिव में है। अब जब नेगेटिव वैल्यू को हमने पॉजिटिव करना है, आपने मैथ्स में रूल पढ़ा था कि जब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव किया जाता है तो उसका नेगेटिव लॉग लिया जाता है। क्या किया जाता है? नेगेटिव लॉग लिया जाता है। तो जब मैं दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा। अब नेगेटिव लॉग लेने के पीछे मंतक क्या था सुनिएगा। फॉर एग्जांपल 10 की पावर -1 हो ना, तो मैंने जब माइनस लॉग ले लिया तो पावर आ जाएगी शुरू में, माइनस इंटू माइनस आपके पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस इसके पीछे मंतक ये है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ नेचुरल कांस्टेंट ऑफ बेस विच इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं पी के बी। ठीक हो गया। अब जब नेगेटिव कांस्टेंट ले लिया जाता है तो फिर एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस किसकी इक्वल हो जाती है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है जी। फिर स्ट्रेंथ इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट जितना कम होगा स्ट्रेंथ उसकी उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ आपके पास जो एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, वो उतनी कम होती जाएगी। इंतहाई अहम टॉपिक है। इसी के साथ एक रिलेशनशिप है जो आपकी बुक लिखती है, रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस का। ये रिलेशन आपकी किताब लिख रही है, इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ इसकी टॉपिक में हमको कवर कर देना चाहिए। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज करके आपको वो छोटी सी वैल्यू करवा सकूँ। ये बल्कि ये वैल्यू लिख लेने देते हैं, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लें, और आफ्टर द रिलेशन आपसे इजाजत ले लेते हैं। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट समझेंगे तो इसके बाद ही हम जाके बफर सॉल्यूशन करने के काबिल होंगे, वरना बफर समझ नहीं आएगा। गौर कीजिएगा, हेडिंग दे दें, बस 2 मिनट की बात है सर। रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो मेरी बात याद रखें, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव है, तो वहां पे आपको मैंने बताया था क्या होगा, आपके पास H पॉजिटिव। क्यों? एसिड क्या होते हैं सर? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, तो प्रोटॉन क्या होते हैं? डोनर, H प्लस। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना है? साथ बी नेगेटिव। ये एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था, अवर BH। ये आपके पास फार्मूला आ गया एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का। बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, BH OH नेगेटिव अवर B नेगेटिव। ठीक हो गया। अब आपके पास हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। Ka मल्टीप्लाई Kb विच इज इक्वल टू H पॉजिटिव B नेगेटिव अवर BH मल्टीप्लाई BH OH नेगेटिव अवर B नेगेटिव। तो हमारे पास ये B नेगेटिव इस B नेगेटिव से कट जाएगा, BH इस BH से कट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? Ka मल्टीप्लाई बाय Kb विच इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सिंपल सा सादा सा आपको ये पानी बनता हुआ ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंड इट इज कॉल्ड Ka मल्टीप्लाई बाय Kb विच इज इक्वल्स टू Kw
बिकॉज इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Kw को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। यहाँ से हम बड़े काम के रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये रिलेशन क्या होगा? अगर मैं लिख लूं के ए निकालना चाहूँ तो के ए किसके इक्वल होगा? के डब्ल्यू ओवर के बी, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड व्हिच इज इक्वल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ओवर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बेसिकली कांस्टेंट ही है, कोई इसका मसला नहीं है। तो अगर मैं लिख लूं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। जितनी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस कम होगा उतना आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा होगा। जितना आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा बेस ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कम होगा। ये एरोज आपने मैंने एरो लगा दी, आपने इसको लिख के बता देना है। इस रिलेशन के साथ इंतहाई अहम रिलेशन था, रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस का। देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड में कोई नई चीज नहीं लिखनी है, वहां पे सीधा लिख लीजिएगा। मैं अभी ही समझा देता हूँ। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एक्सप्रेस्ड एज अ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपको बताया गया कि वो आपके पास वीक एसिड के लिए होगा। दोनों की डेफिनेशन इसी तरह लिख लीजिएगा और फिर आपने फाइंड आउट करके उसी तरह जिस तरह मैंने रिलेशन करवाया बी नेगेटिव के साथ प्लस वाटर मिला दिया, आपने वहां पे भी बी का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेनी है। वहां पे आपको पता है प्रोटॉन या ये आपके पास प्रोटॉन रिसेप्टर है, तो वहां पे डोनर हो जाएगा। तो बाकी इसी तरह आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करके यहाँ तक आपके पास रिलेशन आ जाएगा और रिलेशन की वैल्यू क्या निकलेगी? एच पॉजिटिव बी नेगेटिव ओवर बी एच पॉजिटिव। रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा, ये आपके पास ऑलरेडी क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। इसमें कोई नई चीज नहीं है और सिंपल आपने इसका रिलेशन निकाल देना। ये रिलेशन निकालने का इस टॉपिक में ये मकसद ये था कि ये रिलेशन आज से पहले 2 से 3 दफा उसने पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट एसिड। इसका टॉपिक का हिस्सा नहीं है बट पूछा जाता है तो मैंने साथ ही करवा दिया। आपने इसको तैयार करना है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी होगी और ये एक रास्ता प्रोवाइड करेगा हमें बफर सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। दो में याद रखिएगा, इसको लाजमी करें। अल्लाह ने के बाद।